सो स्टूडेंट्स, आप सबके मन में एक ना एक डाउट हमेशा रहता है, मेंस कैसे करें। ठीक है, आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो पहली बार प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, पहली बार एमपीपीएससी को पढ़ेंगे। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 1, 2 या उससे ज्यादा अटेम्प्ट्स दिए होंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जो अभी शायद एलिजिबल नहीं है, हैं? ठीक है, तो अब बात आती है, हम आज का टॉपिक है हमारा कि हम मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के पहले क्यों और कैसे करें। हाउ टू प्रिपेयर मेंस बिफोर प्रीलिम्स। अब देखिए क्यों करना है हमें मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के पहले। देखिए 3 चरणों में ये एग्जाम होती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। मेंस कितने मार्क्स का होता है? 1400, राइट। इंटरव्यू 175, टोटल 1575। ये क्या है? क्वालिफाइंग है। और इससे हमें क्या लगता है? डर। सबसे ज्यादा डर हमें किससे लगता है? प्रीलिम्स से। इधर से बाहर तो इन दोनों का मौका नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम क्या आती है, हम पूरे साल सिर्फ इसकी तैयारी करते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा लक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है। आप एग्जाम देने गए, आपने पूरे साल तैयारी करी, आप एग्जाम देने गए, आपको उस दिन हो गई एंजाइटी, डर लगने लगा, या फिर आपको इतना पढ़ लिया, आपको इतना आता था कि आपने कंफ्यूजन में, ज्यादा खुशी में ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा और उसे गलत कर दिया। जैसे एक मेजर गलती जो बच्चे करते हैं, क्वेश्चन लिखा रहता है वो नॉट या इनमें से नहीं है, ये चीज भूल जाते हैं और यहाँ पे पूरा खेल बिगड़ जाता है। तो ये क्या है, ये जो तैयारी है प्रीलिम्स की, ये हम पूरे साल करते रहते हैं, पर जिस समय, जिस दिन हमारा प्रीलिम्स निकल गया तो क्या हम मेंस के लिए तैयार हैं? नहीं है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर हमारा देखिए प्रीलिम्स कभी ना कभी तो निकलेगा, लेकिन जिस साल प्रीलिम्स निकल जाए उसी साल मेंस निकल जाए, ये बड़ी चुनौती है। ठीक है, आप इंटरव्यू के लिए आपकी पर्सनालिटी कुछ तो आप पढ़ेंगे उसी में डेवलप हो जाएगी, कुछ आप इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगी। सारा का सारा दारोमदार जो हम कहते हैं वो किसका है? मेंस का है। तो अब हमारा ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि हमें पहले क्या क्लियर करना है? मेंस। हमें पहले तैयारी किसकी करनी है? मेंस की। अब मेंस की तैयारी क्यों पहले करनी है और प्रीलिम्स क्यों नहीं? देखिए मेंस का सिलेबस इतना है और प्रीलिम्स का इतना है। मेंस में अगर आप कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं और वो हमें तभी आते हैं जब हम मेंस का तैयार कर रखा हो। ठीक है, तो ये मेन मुद्दा है कि हमें पहले किसकी तैयारी करनी है? 1400 मार्क्स की। ये किसी भी साल आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन जिस दिन आपका ये क्लियर हो गया उस समय आपके पास मैक्सिमम 3 मंथ्स होंगे। 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। और ये इत्तेफाक होता है कि कभी कभी मेंस के दौरान ही नेक्स्ट प्रीलिम्स आ जाता है, ये हुआ है इस बार। ठीक है ना, मेंस था बहुत कम ड्यूरेशन में नेक्स्ट प्रीलिम्स हो गया। ठीक है, तो ये बात है। अब हम जब मेंस की चर्चा करते हैं तो हमारा सबसे पहले इशू ये रहता है कि क्या करें कि हम पढ़ते रहें, क्या करें कि हम मोटिवेटेड रहें। क्योंकि एक चीज है, मोटिवेशन बच्चों का कुछ समय बाद डाउन होने लगता है, स्पेशली उन बच्चों का जिन्होंने 1 साल 2 साल इस एग्जाम को दे दिए हैं। ये टफ होता है हमारे लिए कि हम लगातार उसी, अगर आप स्कूल में रहे हो और आप एक बार किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो वापस उसको सप्लीमेंट्री के लिए, एटी के लिए पढ़ना आपको बड़ा बोझ सा लगता है। आप इमेजिन करिए आप बार बार उसी सब्जेक्ट में बार बार फेल होंगे, बार बार वही चीजें आपको फिर से पढ़ना पड़ेगी, तो आपको लगेगा बड़ा बुरा। मोटिवेशन तो कहाँ से मिलेगा? फिर लोगों के ताने, है ना, घर वालों का रूठना कि तुमसे कुछ हो नहीं रहा। इसके लिए क्या करा जाए? देखिए एक सीधी सी बात है, जिस दिन आप इस एग्जाम में आए हैं उस दिन आप सोच के आए हैं कि आपको एक अधिकारी बनना है। ये चीज काफी होती है मोटिवेशन के लिए, लेकिन आप रोज मोटिवेटेड नहीं रह सकते। रोज आपको अपने आप को मोटिवेट रखना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हम छोड़ दें जो सुनहरे सपने हम सजा लेते हैं ना, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, है ना, अच्छी लड़की का रिश्ता आना, ये सब चीजें हम छोड़ दें। हमें करना है, एक आपने सुना होगा, कंसिस्टेंसी, लगातार,
लगातार हमें पढ़ना है, हमें डेली पढ़ना है। हमें इसे, जैसे हम डेली 2 टाइम भोजन करते हैं, वैसे हमें डेली पढ़ना है। हमें पढ़ना नहीं छोड़ना है, चाहे कि घर में किसी का शादी ब्याह हो, चाहे आपको लोग कितने ताने सुनाएं, चाहे बहुत अच्छी मूवी आके चली गई हो, लेकिन हमें क्या करना है, डेली पढ़ना है। इसके लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, यह आपकी लाइफ का पार्ट बन जाना चाहिए। आप इनफैक्ट ऐसा होना चाहिए कि जिस दिन मैंने पढ़ाई नहीं करी है या कम करी है, उस दिन मुझे बुरा लग रहा है, उस दिन मुझे ऐसा लग रहा है आज का दिन मैंने वेस्ट कर दिया, यही सही मोटिवेशन है। इसे हम एक्चुअल मोटिवेशन कहेंगे। फिर अगली बात आती है, हमें कुछ रूल्स, कुछ नियम फॉलो करने हैं इस एग्जाम को निकालने के लिए। वो रूल्स क्या है, वो नियम क्या है? सबसे पहली बात तो आपको ये ठान लेना है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और करनी है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि प्रीलिम्स लक का एग्जाम है तो ठीक है, हो सकता है, लेकिन मेंस लक का एग्जाम है क्या? नहीं, वो लक बिल्कुल नहीं है। वहां आपकी मेहनत ही काम आएगी और आपको एक्चुअल में जो आप अधिकारी बनेंगे वो मेंस की वजह से बनेंगे, तब जब आप मेहनत करेंगे। देखिए, एक होता है छोटी दौड़ दौड़ना और एक होता है लंबी मैराथन। ये आपने सबने सुना होगा कि ये मैराथन है, ये मैराथन है। व्हाट इज मैराथन? मैराथन क्यों कह रहे हैं हम? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 1 या 2 दिन का खेल नहीं है, ये 1 डे एग्जाम नहीं है, इसमें आपका पूरा जिंदगी लग जाती है। ठीक है, आपने अपनी लाइफ में जो भी देखी, आप शुरू से अपनी लाइफ में आपने गरीबी भी देखी होगी, है ना, महिलाओं के साथ आपने प्रॉब्लम्स भी देखी होगी, ये आप शुरू से देखते आ रहे हैं। इन्हें अपने अच्छे भावों में व्यक्त करना ही मेंस है। तो ये 1 दिन की दौड़ नहीं है, इसे लगातार रोज दौड़ना पड़ेगा, बिना थके, बिना हारे। कई कई दिन आपको ऐसा लगेगा कि आज नहीं हो रहा है, आज थोड़ा मूड ऑफ है, आज मम्मी ने घर में बहुत डांट दिया, लेकिन उससे आप अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकते। तो पहला नियम इसका ये है, आपको क्या करना है, मेहनत करनी है बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। दूसरा इसका नियम है, आपको धैर्य रखना है, आपको पेशेंस रखना है। 1 अटेम्प्ट नहीं निकला, दूसरा अटेम्प्ट नहीं निकला, तीसरा अटेम्प्ट नहीं निकला, एज बढ़ रही है, लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं, पिताजी बोल रहे हैं कमाओ भैया, कब तक घर में बैठोगे। ठीक है, यही कॉमन प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो इससे निकलना पड़ेगा आपको पेशेंस रख के, बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, लोगों की सुनना पड़ेगी और उसे अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जिस दिन हो जाएगा उस दिन वही लोग बोलेंगे हमें तो पता था, हमें तो पता था कि ये बिल्कुल बनेंगे, है ना। ये होता है कि नहीं होता है? तो यही करना है हमें। पहला नियम क्या था हमारा, हमें क्या करनी है, मेहनत। दूसरा नियम क्या है, हमें क्या रखना है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। तीसरा हमारा नियम है, हमें खुद पर भरोसा रखना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे लोग आपको कितने, आपको आपके आसपास के लोग डिमोटिवेट करेंगे। ये भी हो सकता है जो खुद तैयारी कर रहे हैं वो आपसे कहते हैं अरे इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है, ऐसे नहीं होगा। बोलते हैं अरे यहां से कुछ नहीं होगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, अरे इन किताबों से कुछ नहीं होगा, ये बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ेगी। नो, ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि मैं नहीं तो कौन बे, है ना, ठीक है ना। तो यही करना है कि मुझे करना है और मैं ही करूंगा। और लास्ट आपको अपने प्रभु पे, अपने ईश्वर पे भी भरोसा रखना पड़ेगा। वो अगर आपको यहाँ तक लाए हैं तो कुछ सोच समझ कर लाए हैं, और यकीन मानिए आप अधिकारी बने या ना बने, आपके जीवन में आप खुद बहुत बदलाव देखेंगे। आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, आप लोगों को देखने के लिए नजरिया जो है आपका वो बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। आप ऐसे देखेंगे ना कि ऐसे देखेंगे, इसको बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं। ऊपर से आप लोगों को देखना शुरू करेंगे। जो छोटी छोटी चीजों से हम परेशान हो जाते हैं ना, इस पढ़ाई के दौरान हमें समझ में आ जाता है कि लोग एक्चुअल में किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। पैसा तो दे रहा है केंद्र, लेकिन लोगों के पास नहीं पहुंच रहा। तो ये याद है, ये नियम हो गए हमारे। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ चीजों को मना करना है, हमें कुछ चीजों के लिए मना करना है, से नो टू। अब हमें किन लोगों को या किन चीजों को मना करना है? सबसे पहले हमें सोशल मीडिया को मना करना है। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल दुनिया से परे हो जाओ। जब आपको जरूरत है, जब आपको YouTube की जरूरत है, जब आपको WhatsApp की जरूरत है, जब आपको टेलीग्राम की जरूरत है, तब उसका पूर्ण इस्तेमाल करो, लेकिन अपना समय बर्बाद मत करो। YouTube की रील अगर आप एक देखना स्टार्ट करते हैं, इट इज इम्पॉसिबल कि आप एक देख के वो रील YouTube बंद कर दें।
यदि आप फेसबुक चलाते हैं तो लोगों को फ्लाइट से इधर उधर जाते देखते हैं तो आपकी आशाएं और अपने आप से उम्मीदें बढ़ जाती हैं, फिर आप विचारों में खो जाते हैं, पढ़ाई आपकी छूट जाती है। मैं इनमें से कुछ भी गलत बोल रही हूं तो बताइए? नहीं, सब सत्य है। हमें सिर्फ उस जगह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है जहां हमें इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप है तो ठीक है, मैसेजिंग के लिए इट्स ओके, कंटिन्यूअसली चिट चैट करना इज नॉट यूजफुल फॉर यू। ठीक है, टेलीग्राम में भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। हर कोई सा चैनल ज्वाइन कर लेते हैं, धनाधन पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, पढ़ते एक भी नहीं है। और अगर आप एफोर्ड कर सके तो आप उन सब पीडीएफ की प्रिंट आउट भी निकाल लेंगे, लेकिन आप एक भी नहीं पढ़। जब ऑथेंटिक सोर्सेस, ऑथेंटिक एनसीईआरटी अवेलेबल है तो हम पीडीएफ्स पर क्यों जाएं? जब हमें बुक्स पढ़कर समझ में आ रहा है तो हम उसके नोट्स क्यों ना बनाएं? हम दूसरों के नोट्स से कैसे पढ़ सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। समझ में नहीं, उसने क्या सोच के पढ़ा। हो सकता है कई बार मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, उसमें कोई चीज मैंने स्किप कर दी है कि मुझे आता है, लेकिन तुम्हें वो नहीं आता, तो तुम भी उसे क्या कर दोगे? स्किप कर दोगे। किताबें पढ़ना है, बेसिक किताबें, ठीक है। इसके बाद हमें मना किसको करना है? एक तो लार्ज नंबर ऑफ पीडीएफ हो गई, फिर एक बहुत सारा फन और बहुत सारा स्ट्रेस। ना तो रोज घूमना है, ना रोज नेटफ्लिक्स चलाना है, और ना इतना स्ट्रेस ले लेना है कि बिल्कुल आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, बहुत स्ट्रेस लेके बैठे हो, पढ़ रहे हो। देखिए, एक ये और चलन चला आता है कि भैया 12-12 घंटे पढ़ना है, 18-18 घंटे पढ़ना है। आप खुद बताइए, क्या 18-12 घंटे पढ़ना, वो भी रोज, पॉसिबल है? क्या लाइफ एक जैसी चलती है? कभी कभी घर में कुछ काम भी आ जाता है ना, कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क, कभी कभी हेल्थ इश्यू हो जाता है, तबीयत नहीं रहती है ठीक है। तो 12 घंटे 18 घंटे पढ़ना इज नॉट पॉसिबल। व्हाट इज पॉसिबल? डेली सोचना कि इतना पढ़ना है, उतना पढ़ लेना। अब एक चीज और बच्चों के साथ होती है कि बच्चे बड़ा ही जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वैसा क्या करते हैं, वैसा टाइम टेबल बना लेते हैं। पहली बात तो वो टाइम टेबल मंथली बनाते हैं, पूरे महीने का। उसके बाद वो टाइम टेबल में भी इतना डाल देते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है वो होना। ठीक है, आपको उतना बनाना है जितनी आपकी क्षमता हो। एक दिन में 4 सब्जेक्ट अगर आप ले लोगे तो आप 4 सब्जेक्ट में से कुछ भी नहीं याद कर पाओगे। यहाँ आपको करना है कि जो सब्जेक्ट मुझे नहीं आता है, जो सब्जेक्ट मेरे लिए बड़ा टफ है, जैसे कुछ लोगों के लिए मैथ्स बड़ा टफ होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है? सुबह हम एक्टिव मोड में रहते हैं, ठीक है ना, या तो घर से डांट खा के आते हैं या अच्छा नाश्ता करके आते हैं, तो सुबह हमें वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो हमें नहीं आता। ठीक है, सुबह हमें वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो हमें नहीं आता। दिन में हमें वो सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका हमें कंसेप्ट बनाना है, जैसे ज्योग्राफी हुआ, कंसेप्चुअल है, इसका हमें क्या बनाना है? कंसेप्ट बनाना है। नाइट में हम वो सब्जेक्ट पढ़े जिसे हमें रिवीजन करना है, और रिवीजन कैसा? प्रॉपर प्रीलिम्स वाला रिवीजन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कितने नेशनल पार्क्स हैं? नेशनल पार्क्स सबको पढ़ने हैं, एटलीस्ट इतना तो पढ़ना ही है हमें कि हमें ये कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, ये बहुत रिलेवेंट सी चीज है। अब फॉर एग्जांपल हमें डिटेल पढ़नी पड़ेगी कि ये नेशनल पार्क किसी बायोस्फीयर रिजर्व के तहत आता है, इस नेशनल पार्क में कोई बहुत ही स्पेशल प्रजाति रहती है, ठीक है ना, ये आपको पढ़ना, लेकिन आपको लिस्ट बना के रिवाइज करना पड़ेगा। तो सुबह हमने कौन सा सब्जेक्ट लिया? वो सब्जेक्ट जो हमें बड़ा टफ लगता है। दिन में हमने कौन सा सब्जेक्ट लिया? जिसका हमें कंसेप्ट तैयार करना है। और रात में हमें या शाम को हमने कौन सा सब्जेक्ट लिया जो हमें रिवाइज करना है। अब अगले दिन हम आधा घंटा या 20 मिनट उस सब्जेक्ट को देंगे जो हमने रात में रिवाइज करा था। इससे क्या होगा? डबल रिवीजन। 3 बार रिवीजन करना है हमें, एक पहली बार करना है, एक अगले दिन मॉर्निंग में करना है, ठीक है, और फिर वापस उसी को शाम को करना है। इस 3 रिवीजन के बाद में आप उसे छोड़ के नया रिवीजन स्टार्ट करिए। अगर आपने ये करा, यकीन मानिए आप नहीं भूलेंगे। और अगर आप भूल भी गए, वो प्रीलिम्स में 4 ऑप्शन में से 2 में अटकते हो कि नहीं अटकते हो, वो अटकना बंद हो जाएगा। जो 4 ऑप्शन में से 2 तो एलिमिनेट हो जाते हैं, हाँ ये 2 तो आंसर हो ही नहीं सकते, और जो 2 बचे हैं जिनमें हमें क्या होता है? ये किए कंफ्यूजन, और वही कंफ्यूजन हमारा मार्क्स कम कर जाता है। वो तब कम होगा जब हम रिवीजन करेंगे। इस रिवीजन से हमें 2 फायदे हैं,
मेंस प्रिपेयर हो रहा है, प्रीलिम्स की तैयारी बिना क्वेश्चन लगाए हो रही है। कई बार ऐसा होता है ना, हम ऑप्शन नहीं पढ़ते लेकिन हमें आंसर पता होता है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने उसे बहुत बार पढ़ लिया होता है। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये सुनी भी है, पढ़ी भी है, तो ये बिना ऑप्शन देखे तुम ढूंढोगे भोपाल 4 में से कहाँ है और सही करके आओगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें मना करनी है। अब कुछ चीजें जिन्हें हमें यस करना है, जिन्हें हमें करना ही है। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है एनसीईआरटी क्यों? हमने तो स्कूल में पढ़ी थी। कुछ को ये लगता है मैडम हम तो हिस्ट्री में पीजी हैं, हम ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन है, हम क्यों पढ़ें? देखिए आपको पढ़नी तो पड़ेगी। हाँ, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में पीजी वगैरह हैं तो आप 10th 11th 12th की पढ़िए। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं पता, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, अगर आपको वाकई में कोई जानकारी नहीं है और अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट के जैसे समझना चाहते हैं चीजों को, तो आपको 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और ये मैं सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए कह रही हूँ। हिंदी वगैरह छोड़ दीजिए आप, भले आप एथिक्स भी छोड़ दीजिए, साइंस सबसे ज्यादा खौफनाक सब्जेक्ट, और क्वेश्चन 11th के भी आ रहे हैं। अब जिनका साइंस सब्जेक्ट है उनके लिए तो बड़ा इजी है, लेकिन जिनका नहीं है उनके लिए बड़ा टफ है। अच्छा, मजे की बात देखिए, आप अगर आपका पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आपको मैथ्स टफ लगेगा। अगर आपका पीसीएम है तो आपको बायोलॉजी टफ लगेगा। किसी बहुत विज्ञान व्यक्ति का पीसीएमबी भी हो सकता है, तो उसे सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट टफ लगेंगे। और कोई ऐसा हो सकता है जिसे हिंदी टफ लगे, और कोई ऐसा हो सकता है जिसे इंग्लिश टफ लगे। तो प्रॉब्लम यह है कि प्रॉब्लम सभी के साथ है। बच्चे कुछ ऐसा बोलते हैं, साइंस का पेपर 300 मार्क्स का कर दिया है, बहुत बड़ा पेपर है, ऐसे क्वेश्चंस हैं, हम नहीं कर सकते। सब कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग से एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। 6ठी 7वीं 8वीं 12वीं तक पढ़नी पड़ेगी आपको एनसीईआरटी। ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद में हमें क्या करना है? अब आती है बात, करंट अफेयर कहाँ से पढ़े मैडम? करंट अफेयर का बड़ा मुद्दा रहता है, और रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो भी करंट अफेयर ऐसा आ जाता है कि समझ में ना आए, है ना? यही होता है। और करंट अफेयर मेंस के लिए पढ़े कि नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। करंट अफेयर मेंस के लिए पढ़े या नहीं? पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? 2 कारण हैं। एक, सबसे पहले तो वो हो सकता है आपसे रिलेवेंट करंट अफेयर कुछ पूछ ले, और वो बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है, 1 आध साल पुराना, जैसे इस बार मेंस में एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उससे रिलेटेड 5+3+3+1 वो जो उन्होंने पूछा है वो क्या है। ठीक है, दूसरी बात, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे और आप कोई करंट डेटा डाल देंगे, हिस्ट्री में तो पॉसिबल नहीं है, हिस्ट्री में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप अर्थशास्त्र की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, उसके अंदर अगर आपने कोई लेटेस्ट रिपोर्ट डाल दी, कोई करंट डेटा डाल दिया, तो उससे आपका आंसर अलग दिखेगा। बच्चे जनरली टॉपर्स ये क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछा, फॉर एग्जाम्पल गरीबी से ही रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ गया, तो हंगर इंडेक्स आता है, ठीक है, सूचकांक, तो उसको वो क्या करते हैं, अपने आंसर में सबसे पहले लिख देते हैं। ये है करंट की चीज, लेकिन आपने क्योंकि आंसर में लिख दी है, तो इससे बड़ा इफेक्टिव आपका आंसर हो जाता है। सामने वाला जो आपकी कॉपी चेक करेगा, उसके मन में ये ख्याल आ जाएगा कि यार ये पढ़ रहा है और ये लेटेस्ट अभी जो जानकारी है वो भी उसको पता है। देखिए सुनिए, पुराने जमाने में जैसे शासन चलता आ रहा था, वैसे इस समय क्या शासन पॉसिबल है? नहीं है। वैसे ही करंट अफेयर आज के जो रहेंगे उसी हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप पॉलिटी का पेपर उठा के देखिए मेंस का, इस बार उसने बहुत ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा है। हम क्या करते थे, आर्टिकल 14, 15, 16 सब रट के चले जाते थे, उसने कुछ अलग ही पूछ लिया है, उसने इस बार एनालिटिकल पूछा है। दूसरी बात, एथिक्स में विसल ब्लोअर है, एथिक्स में विसल ब्लोअर है, और उसने पूछ किस में लिया है? पॉलिटी में पूछ लिया है। यहाँ क्या होता है, अगर आपने शुरू से मेंस की तैयारी करी है और अगर आपको पता है विसल ब्लोअर क्या है, तो आप कुछ ना कुछ पक्के से लिख के आ जाओगे, है ना? आप पक्के से लिख, पॉलिटी में पहले पेपर पॉलिटी का है, बाद में एथिक्स का है, लेकिन अब पॉलिटी में उसने पूछ लिया तो आप लिख पाओगे, क्योंकि आपने तैयारी शुरू से बिगिनिंग से करी है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब बात आ जाती है नोट्स की। मैडम नोट्स कैसे बनाएं? देखिए, सबके अलग अलग तरीके हैं नोट्स बनाने के। कुछ लोग पूरी किताब छाप देते हैं,
लक्ष्मीकांत पार्ट 2 बना देते हैं, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा नोट्स बनाते हैं कि वो अगली बार खुद ही समझ ना पाए कि हमने क्या लिखा है। ठीक है, मैं आपको बहुत इजी तरीका बताती हूँ नोट्स बनाने का। सिलेबस में आपको 2 प्रकार के टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। एक जो आपको टोटली बुक में मिल जाएगा, किस में मिल जाएगा, किताब में मिल जाएगा। एक जो आपको इंटरनेट के द्वारा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी बुक में एज इट इज बहुत अच्छी देके रखी है, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं उसके अंदर एनजीओ वगैरह, वो आपको उस किताब में नहीं मिलेंगे, वो आपको इंटरनेट के द्वारा ढूंढने पड़ेंगे। तो आप ये करिए, एक एक उठाइए पेपर, सबसे पहले उस सिलेबस को उठाइए। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बच्चों की, सिलेबस पे हम ध्यान ही नहीं देते। बच्चों को यही नहीं पता पेपर 1 पार्ट बी क्या है, हिंदी में क्या पूछेगा वो, ठीक है। ये बहुत नेसेसरी है सिलेबस, और सिलेबस ऑथेंटिक आयोग की वेबसाइट से ही निकालना है, कहीं से नहीं मांगना, उधर से ही निकालना है। सैंपल आंसर शीट आती है ना, आपने देखी होगी, सैंपल आंसर शीट भी हमें ऑथेंटिक प्रिंट आउट कहां से निकालना है, आयोग की वेबसाइट से। हिंदी का पैटर्न अलग है, एथिक्स का पैटर्न अलग है, और बाकी जनरल स्टडीज का पैटर्न अलग है। साइंस में भी आपको अलग दिखेगा, साइंस में 11 मार्क्स में ऑप्शन नहीं दे रहा है, बाकी में दे रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। तो हम ऑथेंटिक सोर्स हमारे पास एक एनसीईआरटी है, दूसरा आयोग की वेबसाइट है, ठीक है। तो हमें नोट्स सिर्फ उनके बनाने हैं जो टॉपिक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है किताब में। अब इनका क्या करें मैडम, इतनी बड़ी लक्ष्मीकांत बार बार कैसे पढ़ें, स्पेक्ट्रम तो बड़ी मोटी है, इसको कैसे पढ़ा जाए। इसका भी एक बहुत अच्छा तरीका है। देखिए जब आपने ये नोट्स बना लिए हैं, इसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, अगर आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, पेलियोलिथिक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और उसके अंदर बहुत अलग अलग चीजें, भैया कौन सी साइट थी, वहां से क्या मिला, किसने खोजा, है ना। आपको क्या करना है, आपको सीधे एक काम करना है, आपको बहुत सारे पेजेस लेने हैं, उन पे लिखते जाना है। आप क्या लिखोगे, मेहगढ़, राखीगढ़, ठीक है ना, धोलावीरा, आपको सिर्फ नाम लिखना है। अब आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि जब वो नाम पढ़े तो आपको पता हो वो क्या है। जब आप इतनी बार पढ़ लेंगे और आप पेजेस पे लिखते चले जाएंगे तो आपको उनके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन ये समझ में आ जाएगा मुझे क्या याद है, मुझे क्या याद नहीं है। नोट्स भी छोटे हो गए और इससे आंसर राइटिंग भी आपकी हो जाएगी, क्योंकि वो आपको वहां ऐसे ही 3 मार्कर, वो आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, है ना। 3 मार्कर जैसे कोड डीजी दिया था, डायरेक्ट पूछा था, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज छोड़ना पड़ेगा। ये कब पॉसिबल, इतने सारे नोट्स, हिस्ट्री तो कभी आपका भारत आजाद हो ही नहीं पाएगा। 3 साल पढ़ के भी इतिहास इतना बड़ा है कि भारत को तो आजादी मिल गई, लेकिन हमारे इतिहास में हमारे भारत को आजादी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। उसके लिए सिर्फ हमें ये करना है, नोट्स नहीं बनाने हैं, बराबर बार बार उसको पढ़ना है। टेबल जरूर आप बना सकते हो, जैसे पीजेंट रिवॉल्ट है तो आप उसकी टेबल्स बना लो कि भैया ये रिवॉल्ट यहाँ से हुआ था, ये क्रांति यहाँ से हुई थी, ठीक है ना, ये न्यूज़पेपर इसने लिखा था, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा। इसके बाद अब आती है बात, किताबें हो गई, नोट्स हो गया, शॉर्ट टाइटल्स हो गए, अब बात आती है आंसर राइटिंग की। हमारा लास्ट टॉपिक है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग हम कब से करें और कैसे करें, यहाँ हम आपको रोज आंसर राइटिंग के लिए दे रहे हैं क्वेश्चंस, मुझे लगता है आप में से बहुत से लोग कर रहे होंगे। अब एक चीज ये भी है, लोग कहते हैं कि लिखो, नहीं आता तो भी लिखो। अरे पॉसिबल नहीं है, नहीं आता तो कैसे लिखेंगे, नहीं आता तो लिख सकते हो क्या, इससे तो और डिमोटिवेशन होगा, अरे हमें तो आता ही नहीं है। पहले पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा लिखो। जैसे आज सपोज तुमने प्राचीन इतिहास का कोई एक टॉपिक, आपने वैदिक लिटरेचर पढ़ा है, तो आज आप वैदिक लिटरेचर के क्वेश्चंस लगा, नहीं बनते तो क्यों नहीं बन रहे, कहां से नहीं बन रहे, उनको लिखो, तब जाके आपका होगा। शुरू से, पहले दिन से अगर आप लिखना शुरू कर दोगे तो आप लिख नहीं पाओगे। आपको सिर्फ ये करना है कि जितना आपने पढ़ा है उतने आंसर्स आपको बन जाने चाहिए। जो वो 2 महीने का समय है ना प्रीलिम्स निकलने के बाद का, वो आपके आंसर राइटिंग के लिए होना चाहिए। उसमें आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि मुझे आंसर कैसे लिखना है। अब नोट्स मेकिंग में मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताती हूँ। आपको एक 3 मार्कर है, एक 5 मार्कर है और एक 11 मार्कर है। इधर आपको 3 लाइंस मिलेंगी, इधर आपको लगभग 9 लाइंस है और यहाँ 2 पेज है। अगर हम नोट्स, अकेले नोट्स हम 5-5, 6-6 पेज के बना लेंगे तो आप खुद सोचो आप क्या कर पाओगे।
तो हमें क्या करना है, हमें सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता करना है और उतना ही नोट बनाना है। आई बात समझ में? सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और उतना ही नोट बनाना है। ठीक है, तो इतना ही था इस सेशन में। अब नेक्स्ट सेशन में हम एक एक पेपर के लिए क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन बुक्स या किन नोट्स को हम यूज करें, किस सोर्स से हम देखें, हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।